पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से 24 नवंबर के फाइनल मार्च की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। ख़ास तौर पर इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी जिस तरह की सख्त गाइडलाइंस जारी कर रही हैं पीटीआई के ओहदेदारों के लिए, एमएनएज एमपीएस के लिए, पीटीआई के वर्कर्स के लिए, इसको देखकर लगता है कि पीटीआई वाकई ही इस मर्तबा भरपूर एहतजाज करना चाह रही है। लेकिन यहाँ पर बुनियादी सवाल यही है, बेसिक क्वेश्चन यही है, क्या ये एहतजाज हो पाएगा? एहतजाज कामयाब होना बात की बात है, क्या इस एहतजाज को बुनियादी तौर पर ही शुरू भी करने दिया जाएगा या नहीं? पीटीआई के एहतजाज क्यों नाकाम होते जा रहे हैं? फरवरी मई 2022 से लेकर अगर हम देखें, जब आज़ादी मार्च 1 हुआ था, तब से लेकर अब तक पीटीआई का हर एहतजाज नाकाम हुआ है। क्यों नाकाम हुआ है? सबसे बढ़कर आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में क्या इस्टेब्लिशमेंट से टकरा कर कोई एहतजाज कामयाब हो भी सकता है या नहीं हो सकता। ये सब आज जानने की कोशिश करते हैं रीथिंक विद उमर जावेद में। व्यूवर्स को रीथिंक विद उमर जावेद में खुशामदीद, वेलकम। आप में से ऐसे व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें। लॉन्ग मार्चेस, जलसे जलूस, ये पीटीआई का एक ख़ास टैक्टिस रही है। पॉलिटिकल एक टूल के तौर पर पीटीआई इस्तेमाल करती आई है। इमरान खान अपनी मकबूलियत से पहले भी, यानी अक्टूबर 2011 का जलसा अगर हम देखें, जब पीक मिली पीटीआई को मकबूलियत की, उसके बाद फिर 2014 के धरने, 2016 के लॉकडाउन्स और ख़ास तौर पर फिर जब इमरान खान को इक़्तिदार से महरूम किया गया, तो इमरान खान ने मई 2022 में आज़ादी मार्च 1 निकाला। उसके बाद फिर अक्टूबर 2022 में आज़ादी मार्च 2, जिसमें इमरान खान पर कातलाना हमला भी हुआ। आज़ादी मार्च 2 का असल मकसद था कि किसी तरीके से जनरल आसिम मुनीर की तैनाती को रोका जाए एज अ आर्मी चीफ। उसके बाद फिर फरवरी 2023 में जेल भरो तहरीक का ऐलान हुआ। मार्च 2023 में लाहौर जमान पार्क समेत पाकिस्तान के कई शहरों में इमरान खान को गिरफ्तार करने से रोकने के लिए एहतजाज हुए। और फिर 9 मई का एहतजाज, वो तो आज भी पीटीआई पर एक स्टिग्मा है, पीटीआई पर एक सियासी तौर पर, यानी पीटीआई के लिए अभी भी मुश्किलात का बायस बना हुआ है। 9 मई का एहतजाज इमरान खान के जेल जाने के बाद और ख़ास तौर पर फरवरी 2024 के इलेक्शंस के बाद अगर हम देखें, तब भी पीटीआई के एहतजाज नाकाम ही हुए हैं। यानी संगजानी जलसे इस्लामाबाद में या लाहौर में जो जलसे हुए, इनको कोई भी कामयाब नहीं कह सकता। ऐसे में अब सवाल ये है कि पीटीआई का ये जो फाइनल मार्च है 24 नवंबर को, क्या ये कामयाब हो पाएगा? अगर हम इसमें पाकिस्तान की 3-4 एग्जाम्पल्स को देखें कि पाकिस्तान में जो एहतजाज कामयाब हुए हैं, प्रोटेस्ट कामयाब हुए हैं, तो उनमें 2-3 बातें कॉमन होती हैं, 2-3 बातों का होना लाजमी होता है। जिस तरह कहा जाता है कि पाकिस्तान में सबसे पहला जो कामयाब एहतजाज हुआ था 1968-69 के जो एहतजाज थे, जिसके बायस अयूब खान को इस्तीफ़ा देना पड़ा था मार्च 1969 में। अब ये एहतजाज कामयाब था, ठीक है, अयूब खान ने इस्तीफ़ा दे दिया, इस हद तक तो कामयाब था। लेकिन इसमें 2 बातें जो हैं वो अहम थी। एक तो ये एहतजाज एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं चला रही थी, यानी सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं चला रही थी, बल्कि इसमें ईस्ट पाकिस्तान जो उस वक्त का था, उसमें अवामी लीग थी शेख मुजीबुर रहमान की। मगरबी पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी के साथ साथ यहाँ पर सोशलिस्ट पार्टीज़ थी, नेशनलिस्ट पार्टीज़ जो नेशनल अवामी पार्टी की सूरत में थी, रिलीजियस पार्टीज़ थी, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, ये सब सिंधी नेशनलिस्ट थे, बलोच नेशनलिस्ट थे, लॉयर्स थे, स्टूडेंट्स थे, ये सब मिलाकर, यानी ये जो मुख्तलिफ सेगमेंट्स थे मिलाकर एक तहरीक चला रहे थे, जिसके नतीजे में अयूब खान इस्तीफ़ा देने पर मजबूर हुए और फिर यहिया खान के हाथ में इक़्तिदार आया। यहिया खान को इसी तहरीक के दबाव पर, इसी जो तहरीक थी ये, इसकी ज़बरदस्त तरीके से जो सपोर्ट मिली थी इस तहरीक को, उन्होंने प्रेशर पर ही आकर 1970 में इलेक्शंस करवाए थे। तो 2 बातें हो गई, एक ये कि इस तहरीक को भरपूर सपोर्ट मिल रही थी अवाम के मुख्तलिफ सेगमेंट्स की, और फिर इस तहरीक को उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट अयूब खान को ख़त्म करना चाह रही थी, अयूब खान के इक़्तिदार को, वो भी इस तहरीक के साथ मिल गई और यहिया खान की सूरत में वो नतीजा, यहिया खान के मार्शल लॉ की सूरत में नतीजा सामने आया।
اس کے بعد جو بڑے احتجاج ہوئے 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف، جو بھٹو نے الیکشنز کروائے تھے، اس کے خلاف جو پاکستان نیشنل الائنس کے احتجاج تھے۔ اب ان میں بھی دو باتیں وہی کامن گراؤنڈ تھا، ایک تو یہ کہ یہ ایک پارٹی نہیں تھی، اس میں تحریک استقلال بھی تھی اصغر خان کی، اس میں جماعت اسلامی بھی تھی مولانا مودودی کی، اس میں لیفٹ کی پارٹیز بھی تھی، اس کے اندر سینٹر کی پارٹیز بھی تھی نواب نصر اللہ خان کی، اس کے اندر بلوچ نیشنلسٹ بھی تھے، اس کے اندر پشتون نیشنلسٹ بھی تھے، بیگم نسیم ولی خان بھی تھی، ولی خان جیل میں تھے تو بیگم نسیم ولی خان قیادت کر رہی تھی، یعنی یہ بھی پاکستان کے مختلف سیگمنٹس اور ایک سے زیادہ سیاسی جماعتوں کا 9 سیاسی جماعتوں کا احتجاج تھا۔ اسی احتجاج کی شدت کے باعث جنرل ضیاء کو یہ موقع ملا اور انہوں نے جولائی 1977 میں مارشل لا لگایا، یعنی پھر دونوں باتیں ایک کامن ہمیں ملی کہ ایک طرف ایک سے زیادہ سیاسی جماعتیں، ایک سے زیادہ سیگمنٹس آف سوسائٹی، اور اس کے بعد پھر اسٹیبلشمنٹ کا تعاون ملا 1977 میں۔ جنرل ضیاء کے دور میں ایم آر ڈی کے اندر بہت سیاسی جماعتیں شامل تھیں، مذہبی جماعتیں، سوشلسٹ جماعتیں، نیشنلسٹ جماعتیں، پیپلز پارٹی، اصغر خان کی جماعت، لیکن ایم آر ڈی کو ہم کامیاب نہیں کہہ سکتے۔ جنرل ضیاء نے اس بنیاد پر استعفیٰ نہیں دیا، ان کو ڈرامے کرانے پڑے غیر جماعتی انتخابات کے، بلدیاتی انتخابات کے، ریفرنڈم وغیرہ کے، لیکن پھر بھی وہ اقتدار سے بنے رہے جنرل ضیاء۔ 90s کی اگر ہم بات کریں تو بے نظیر بھٹو کے 1992 کا لانگ مارچ اور 1993 کا لانگ مارچ، یہ دونوں لانگ مارچز جو تھے بے نظیر کے، اس میں یہ دونوں لانگ مارچز اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں تھے، یہ نواز شریف کے خلاف تھے، یعنی واضح طور پر تھا کہ نواز شریف کو ہٹانا ہے ہم نے، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بات نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ 93 میں جب بے نظیر کی طرف سے بڑی تھریٹ آئی لانگ مارچ کی تو اس وقت کے آرمی چیف جنرل عبد الوحید کاکڑ نے انٹروین کیا اور انٹروین کر کر نواز شریف کی چھٹی کروائی، کیونکہ یہ احتجاج اسٹیبلشمنٹ یا وحید کاکڑ کے خلاف نہیں تھا۔ اسی طرح نواز شریف جب دوسرے دور حکومت میں تحریک نجات چلائی انہوں نے 1994 1995 میں، تو وہ بے نظیر بھٹو کے خلاف تھی، وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں تھی، وہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت یا اس وقت کے ISI، اس وقت کی ایجنسیز کے خلاف نہیں تھی، وہ بے نظیر کو سامنے رکھ کر تحریک کے مخالف تحریک چلا رہے تھے، اور اس تحریک کو بھی پھر بعد میں فاروق لغانی نے جس طرح نومبر 1996 میں حکومت توڑی اور پھر بعد میں نواز شریف کی حکومت قائم ہوئی، تو یعنی اس تحریک میں جو تحریک نجات کی کامیاب ہوئی ہے، اسٹیبلشمنٹ نے ساتھ دیا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں تھی۔ بے نظیر کے لانگ مارچز نے 1992 93 کے جو لانگ مارچز تھے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں تھے، آرمی چیف کے خلاف نہیں تھے، اس کو بھی کامیابی مل گئی 93 میں۔ اب مشرف دور میں اگر ہم دیکھیں تو 1999 میں سے لے کر 2007 تک کوئی بڑی تحریک نہیں چلی جو مشرف کے خلاف بڑی تحریک آ گئی اور چھوٹی موٹی تحریکیں چلی ہیں، کلثوم نواز نے تھوڑا بہت احتجاج کیا یا اور تھوڑا بہت جو پیرافری میں احتجاج ہوتا ہے، مین سٹریم کا احتجاج نہیں ہوا۔ مین سٹریم کا احتجاج ہوا ہے لائرز موومنٹ کی صورت میں مارچ 2007 میں، جب پرویز مشرف نے اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان افتخار چودھری کو سیک کیا تھا، تو اس کے بعد وکلاء کا احتجاج ہوا۔ اب یہ 2007 کا وہ دور تھا کہ جب پرویز مشرف بے شک آرمی چیف تھے، وردی کے ساتھ حکومت کر رہے تھے، بھرپور ان کے پاس طاقت تھی، لیکن جو اس وقت کے آبجیکٹو کنڈیشنز تھی مشرف کے خلاف ہو چکی تھی، مشرف کے خلاف بہت زیادہ انکمبنسی فیکٹر آ گیا تھا۔ پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ہی نہیں بلکہ میڈیا کے اندر، سول سوسائٹیز کے اندر، اسٹوڈنٹس کے اندر، لائرز کے اندر، ٹریڈرز کے اندر، ورکرز کے اندر، ان سب کے اندر مشرف کے خلاف نفرت پیدا ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس جو یہ نفرت تھی اس کو ایک طرح کا موقع ملا، کلک ملا مارچ 2007 میں، اور افتخار چودھری کو سیک کرنے کے بعد پھر لائرز موومنٹ شروع ہوئی۔ افتخار چودھری اسی سال 2007 میں جولائی میں بحال کر دیے گئے سپریم کورٹ کی طرف سے، پھر اسی سال نومبر 2007 میں مشرف نے ایمرجنسی لگائی۔ اس ایمرجنسی کے خلاف پیپلز پارٹی، نون لیگ، اس وقت عمران خان بھی، لائرز بھی بڑی تعداد میں باہر آنے کی انہوں نے کوشش کی، لیکن اسٹیٹ نے برے طریقے سے سپریس کر دیا۔
स्टेट ने नवंबर 2007 में मीडिया बंद कर दिया, वकला को गिरफ्तार कर लिया, कई बड़े लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया और तहरीक को कुचलने की कोशिश की। 2008 में इलेक्शंस होते हैं। इन इलेक्शंस में के पीछे बहुत से अमल थे। अमेरिका जो चाह रहा था बेनज़ीर को लाना, वो NRO की सूरत में हमारे सामने मौजूद है। उस वक्त के डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, जो उस वक्त जॉर्ज बुश की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी कोंडोलीज़ा राइस, उनकी किताब नो हायर ऑनर में हमें सब कुछ मिल जाता है कि क्या वो गेम हो रही थी। अब 2008 में पीपल्स पार्टी आती है, मुशर्रफ वीक होते हैं, तो वो किसी तहरीक के नतीजे में इस्तीफा नहीं देते, क्योंकि वो पार्लियामेंट ही मुशर्रफ के खिलाफ हो जाती है 2008 में। उसके बाद जब जरदारी अपना वादा पूरा नहीं करते जजेस को बहाल करने का, तो नवाज शरीफ 2009 में, फरवरी 2009 में लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हैं लाहौर से। जरदारी ने पंजाब में गवर्नर राज लगाया हुआ था, सुलेमान तासीर को गवर्नर बनाया हुआ था, लेकिन पंजाब की ब्यूरोक्रेसी, पंजाब की पुलिस साफ तौर पर सुलेमान तासीर के अहकामात को नहीं मान रही थी। उसने नवाज शरीफ को, पंजाब की पुलिस ने, ब्यूरोक्रेसी ने नवाज शरीफ को लॉन्ग मार्च के लिए लाहौर से निकलने दिया। नवाज शरीफ ने किसी हद तक मुस्लिम लीग के वर्कर्स, MSF के लोगों और किसी हद तक पुलिस और ब्यूरोक्रेसी की सपोर्ट के साथ थोड़ा बहुत रौनक मेला सजाया भी। तो गुजरांवाला पहुंचने में, यानी लाहौर से चंद किलोमीटर के फासले तक ही पहुंचने के बाद इस्टेब्लिशमेंट ने इंटरवीन किया। उस वक्त के आर्मी चीफ अशफाक परवेज कियानी ने नवाज शरीफ से रब्ता किया और जजेस को बहाल करवा दिया। अब ये एहतजाज भी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं हो रहा था, ये एहतजाज भी एक लिहाज से जरदारी और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर गिलानी के खिलाफ हो रहा था कि वो जजेस को बहाल करें, उन्होंने गवर्नर राज क्यों लगा दिया है। तो ये एहतजाज कामयाब हुआ। 2014 में इमरान खान का जो धरना था, उसमें इस्टेब्लिशमेंट के कुछ सेगमेंट्स की सपोर्ट थी, खासतौर पर उस वक्त के DGISI जो थे ज़हीरुल इस्लाम, उनकी सपोर्ट थी। लेकिन चूंकि पूरी पार्लियामेंट की पूरी सियासी जमातें मुस्लिम लीग के साथ मिल गई थी, नवाज शरीफ को बचाने के लिए उन्होंने ऐलान कर दिया था, और इमरान खान बड़ा एहतजाज भी नहीं कर पाए थे, उनके साथ अवाम की इतनी तादाद नहीं थी कि जिसको देखते हुए इस्टेब्लिशमेंट खुलकर इंटरवीन करे और हुकूमत की छुट्टी कर दे। 2016 जो इमरान खान का लॉकडाउन था, ये लॉकडाउन वो घड़ी थी कि जब अदलिया ने इंटरवीन किया और पनामा लीक्स को उठाया और फिर नवाज शरीफ की छुट्टी की। यानी इमरान खान को कब कामयाबी मिल रही है? 2016 में, जब इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया है कि नवाज शरीफ को हमने उड़ाना है, तो इस्टेब्लिशमेंट इमरान के साथ मिली और अदलिया के जरिए 2017 में नवाज शरीफ को बाहर निकाला गया। ये चंद मिसालें हैं, ये चंद मिसालें साबित कर रही हैं। अभी जब हमने कहा, पहले हम मिसाल दे चुके हैं कि इमरान खान इक़्तिदार से महरूम होने के बाद 4 से 5 मरतबा कोशिशें कर चुके हैं जो नाकाम रही हैं। लॉन्ग मार्च 1, लॉन्ग मार्च 2, 9 मई, ये सारी कोशिशें नाकाम रही हैं। तो अब तक हमारे पास जितने भी ये बड़े एविडेंसेस आ रहे हैं, ये पॉलिटिकल फैक्ट्स, ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स, ये तारीखी हक़ाइक़ आ रहे हैं, ये साबित कर रहे हैं कि 2 बातों का होना लाजमी है। एक तो ये कि एक सियासी जमात नहीं, बल्कि उस सियासी जमात के साथ डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी, वो मीडिया की सूरत में, सिविल सोसाइटी की सूरत में, लॉयर स्टूडेंट की सूरत में होता है। और उसके बाद अगर वो एहतजाज इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं हो रहा, तो इस्टेब्लिशमेंट आपकी मदद करने को तैयार हो जाती है। जिस तरह हमने 1969 की मिसाल दी, 1993 में बेनज़ीर की मिसाल दी, 1996 में नवाज शरीफ की मिसाल दी, फिर 2009 में नवाज शरीफ की मिसाल दी कि ये एहतजाज कामयाब हुए, इस्टेब्लिशमेंट के या उस वक्त के आर्मी चीफ के खिलाफ नहीं थे। अब जो PTI फाइनल कॉल देने जा रही है, इसमें एलानिया तौर पर कुछ भी कहा जा रहा हो कि 26वीं तरमीम वापस लेनी है, वापस ली जाए, अदलिया को बहाल किया जाए, जमहूरियत, आइन की बहाली, ठीक है, अपनी जगह ये नारे सही हैं, लेकिन हर कोई जानता है कि PTI के इस फाइनल एहतजाज का हदफ कौन है? वो हदफ है इस्टेब्लिशमेंट। तो पाकिस्तान में आज तक कभी ऐसे हुआ नहीं कि एक सियासी जमात अपने दम पर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई एहतजाज कामयाब करा पाई हो। अगर PTI ने अपने साथ फोर्सेस को मिलाया होता, पॉलिटिकल फोर्सेस को ज़्यादा, जिस तरह इन्होंने अचकजई को बनाने की कोशिश की, इस तरह बलोचों नेशनलिस्ट जो पुरमन सियासी जदोजहद करना चाहते हैं, या सिंधी नेशनलिस्ट हैं, या और पख्तून नेशनलिस्ट, पंजाब के अंदर वॉइसेस, स्टूडेंट्स के अंदर मीडिया, सिविल सोसाइटी, इन सेगमेंट्स को भी अपने साथ मिलाया होता, तो एक बड़ा चैलेंज, वर्कर्स को अपने साथ मिलाया होता, पीजेंट्स को अपने साथ मिलाया होता, तो एक बड़ा चैलेंज दिया जा सकता था। लेकिन PTI असल में ये सोलो फ्लाइट कर रही है, अपने दम पर ही करना चाह रही है। तो हमें नजर आ रहा है कि इस एहतजाज के
दो ही नतीजे निकलेंगे। एक तो या ये एहतजाज बुरे तरीके से नाकाम होगा, यानी इसको बाहर ही नहीं निकलने दिया जाएगा, इस एहतजाज को स्टेट अपनी पूरी ताकत यूज करेगी, या फिर ज्यादा से ज्यादा कुछ थोड़ी बहुत इमरान खान को ढील देने की पेशकश कर दी जाएगी। वो ढील केसेस की सूरत में हो सकती है, वो अडयाला जेल की बजाय घर में नज़रबंदी की सूरत में हो सकती है। इस तरह का मामला हो सकता है। जिस तरह पीटीआई दावा कर रही है मुकम्मल आज़ादी और इमरान की रहाई तक इस्लामाबाद रहना, इस तरह बिल्कुल मुमकिन नहीं है पीटीआई के लिए। तो ये हमने हिस्टोरिकल फैक्ट्स को सामने रखते हुए आपके सामने कुछ हकायक रखे, आपके सामने हिस्टोरिकल हकायक से समझने की कोशिश की कि पीटीआई का ये फाइनल मार्च क्यों कामयाब नहीं होगा जिस तरह पीटीआई चाहती है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।